सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मंच पर मेरे साथ बैठे हुए हसीने को और भाई उनका नाम नहीं जानता, दोनों जजी साहिबान, उस्ताद साहिबान और प्यारे बच्चे, ये देखकर आज बहुत अच्छा लगा कि हम मदरसे में हिंदी की भाषण प्रतियोगिता कर रहे हैं। और मेरे लिए यह आसानी है कि जब मदरसे में आते हैं तो उर्दू पर कहीं ज्यादा जोर होता है और सब लोग उर्दू बोलते हैं तो कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सा लगता है। लेकिन आज चूंकि हिंदी की भाषण प्रतियोगिता है तो हमारे लिए यह आसानी है कि हम बहुत आसानी के साथ अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्रामों के दो फायदे होते हैं। एक तो ये है कि भाषण प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता या दूसरी जो भी प्रतियोगिताएं हैं, ये जिन्ना कौमों की निशानियां हैं। जिन्ना कौमें अपने आप को गतिमान रखती हैं, जिन्ना कौमें अपने आप को जो जिंदगी की प्रक्रिया है उस पर चलता हुआ प्रस्तुत करती रहती है। और इस तरह की प्रतियोगिता है, उसका ही एक जीता जागता सबक है। अगर इस तरह की गतिविधियां ना हो तो समझ लीजिए कि कौम मर चुकी है, उस कौम की प्रेरणा खत्म हो चुकी है, उस कौम का कॉन्फिडेंस, उस कौम का आत्मविश्वास हिल चुका है, बल्कि ये कहिए कि बैठ चुका है। दूसरा फायदा ये होता है कि बच्चों की किरदार कसी होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एक्सपोजर बच्चों को मिलता है। वरना तो बहुत सारे लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा चौधरी मानते हैं, बहुत बड़ा नेता मानते हैं, जब स्टेज पर आते हैं तो उनकी भाषा देखकर जो श्रोता है उनको भी हंसी आती है। क्योंकि जो भाषण है ये भी एक तरह की कला है। भाषण देना भी इतना आसान काम नहीं है। और इस जो भाषण प्रतियोगिता है, इसका भी अपना एक तरह का डिसिप्लिन होता है। आप जब स्टेज पर खड़े होते हैं, जब आप संबोधन करते हैं, आपके सामने स्टेज पर सदर बैठा है, आपके सामने स्टेज पर मुख्य अतिथि बैठा है, आपके सामने सदर पर मेहमान खास बैठे हैं, तो आप उनको किस तरह से संबोधित करते हैं, यहीं से आपका जो भाषण है वो शुरू होता है। और अगर आपने इस परिस्थिति में गलती नहीं की तो अगर मैं जज हूं तो आपका आधा नंबर काट दो। भाषा पर कंट्रोल होता है, इसमें प्रोनाउंसिएशन, तलफ्फुज का भी एक बड़ा रोल है। आपकी भाषा बहुत अच्छी हो सकती है, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत अच्छा हो सकता है, आप बहुत अच्छे से अपनी बात कह भी सकते हैं, लेकिन भाषण में या आपकी प्रस्तुति में जो दूसरी बात है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपके शरीर की भाषा है। आप जो कह रहे हैं वो आपके चेहरे से भी नजर आना चाहिए, आपके हाथों के इशारे से भी नजर आना चाहिए, आंखों से भी नजर आना चाहिए और आपके खड़े होने से भी नजर आना चाहिए। अगर ये इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो फिर आप एक अच्छा तकरीर करने वाले होंगे, एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं। वरना तो फिर जो आपका इंप्रेशन श्रोताओं पे जाएगा, मैं नहीं मानता कि वो बहुत अच्छा इंप्रेशन हो सकता है, और जल्दी को तो आप इंप्रेस कर ही नहीं पाए। तो ये सब चीजें जब इस तरह की जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें ध्यान भी रखना चाहिए, और जो लोग बच्चों को तैयार करते हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भाषण लिखा गया है वो बच्चा याद तो करता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो भाषण लिखा गया है वो आउटलाइन होनी चाहिए। अगर बच्चा भूलता भी है तो वो अपने हिसाब से अगर उसको चेंज नहीं कर पाता तो फिर अच्छा लगता नहीं। बच्चा पहले
प्रतियोगिता से पहले अपने आप को कहीं भी प्रस्तुत करे। वो जो खेत में जाकर पेड़ को सामने रखकर भी प्रस्तुत कर सकता है, और अगर जो कुछ उसने रखा है उसमें वो भूल गया तो फिर उसके नंबर कटने जायज है। लेकिन जो अच्छे वक्ता होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, उनकी भाषा अगर कहीं रुकती है, उन्होंने जो याद किया है उसमें कहीं वो अटकते हैं, तो वो अपने हिसाब से अपनी भाषा को चेंज करके फिर पटरी पे आ सकते हैं। ये एक अच्छे वक्ता की निशानी होती है। और मैं समझता हूं कि अगली बार ये जब बच्चे और जब ये प्रतियोगिता होगी तो इन सब बातों का ध्यान रखें, क्योंकि आज के जो विषय थे वो विषय बहुत अच्छे थे। नशाखोरी, नैतिकता, आदर्श जीवन, आदर्श विद्यार्थी, ये सब चीजें, ये सारे जो शीर्षक है, जो सारे उन्वान है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूं कि ये एक ही तरह के हैं। और आज की ये जो ज्वलंत समस्या है, मेवात ही नहीं पूरी दुनिया की ज्वलंत समस्या है, अनुशासन की एक ज्वलंत समस्या बनी हुई है। आज का बच्चा, आज का नौजवान अनुशासित नहीं है, इसलिए वो नशाखोर है, इसलिए वो जिनाखोर है, इसलिए वो चोर है, इसलिए वो लूटमार करता है, और इसलिए वो धर्म के नाम पर झगड़ा करता है। वरना धर्म तो आपको अनुशासन सिखाता है, धर्म तो आपको दया सिखाता है, धर्म तो आपको एक दूसरे की मदद करना सिखाता है, धर्म तो आपको इंसानियत सिखाता है। लेकिन धर्म के नाम पर इंसानियत को ताक पर रखकर आप किसी की लिंचिंग करते हो, आप किसी का घर जलाते हो, आप किसी की हत्या करते हो, तो फिर आप धार्मिक नहीं हो सकते, आप डिसिप्लिन नहीं हो सकते। ये सब चीजें, ये संदेश यहां से भी जाना चाहिए। जिस भी स्टेज से ये गतिविधियां होती हैं, ये संदेश चारों तरफ आना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि ये कौम भी जिंदा कौम है। सिर्फ लाठी बजाने से, तलवार चलाने से या लड़ने झगड़ने से कोई जिंदा कौम नहीं हो सकती। जिंदा कौम होने के लिए उसकी गतिविधियां भी बहुत जरूरी है, और वो गतिविधियां, वो किरदार कसी बच्चे की बचपन से ही की जाती है। और इसमें तीन चीजें हैं, तीन व्यक्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माँ बाप जो बच्चे को जन्म देते हैं, फिर समाज जिसमें वो खेल कूद कर बड़ा होता है, और फिर उस्ताद। कहते हैं कि माँ की जो भाषा होती है वो बच्चे की दिशा तय करती है। इसलिए जो जवान माँ बोलती है वो एक बच्चा बोलता है, उसी को मातृभाषा कहा जाता है। माँ का आंचल, माँ की गोद बच्चे की पहली पाठशाला ही नहीं, बल्कि बच्चे का पहला एक तरह से किरदार कसी का ट्रेनिंग सेंटर भी होता है। समाज जिसमें वो खेलता कूदता है, लोगों के संपर्क में आता है, लोगों से बातचीत करता है, उस समाज का भी बच्चे की पूरी जिंदगी पर, पूरी लाइफ पर प्रभाव पड़ता है। आप एक ऐसे समाज में जहां लोग एक दूसरे को गाली देते हैं, आप एक ऐसे समाज में जहां लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप एक ऐसे समाज में जहां बच्चे गंदे होते हैं, तो फिर आप कितनी ही कोशिश करें, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में उन चीजों का असर होता है। चाहे आप नेता बन जाए, चाहे आप बड़े अफसर बन जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके संस्कारों में कोई कमी है तो वो कहीं ना कहीं उजागर हो ही जाती है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति उस्ताद होता है। बच्चा 4 साल बाद, आज के हिसाब से 4 साल बाद उस्ताद के पास चला जाता है, फिर वो 4 साल से और जवान होने तक उस्ताद के संपर्क में होता है। उस्ताद की भाषा, उस्ताद का उसको समझाना, उस्ताद का उसको डिसिप्लिन बनाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो संस्कार माँ बाप के हैं, अगर उनमें सुधार होता है तो वो स्कूल में होता है, मदरसे में होता है। उनमें अगर परिपक्वता आती है तो स्कूल में आती है, मदरसे में आती है। इसलिए अगर ये तीनों तबके बहुत अच्छे से काम करें तो मैं समझता हूं कि हम एक अच्छा समाज बना सकते हैं, एक सभ्य समाज बना सकते हैं।
एक शिक्षित और समाज समृद्ध समाज बना सकते हैं। आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।